सिलीगुड़ी को साफ सुथरा और बेहतर बनाने के लिए अगर हम बात करें तो युवाओं का भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज हमारे साथ एक युवा चेहरा हमारे साथ उपस्थित है और मैं उनका परिचय देने से पहले बता दूं कि हमारे साथ जो बैठी हुई है यह एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर भी कार्य कर रही है, जिसका नाम है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि हमारे साथ आज जो युवा चेहरा जो बैठा हुआ है वह है कौन। तो हमारे साथ आज जो मेहमान उपस्थित है नमस्ते सिलीगुड़ी में, वो है मोनिका अग्रवाल, जो कि पेशे से अधिवक्ता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर अगर बात करें तो ये एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में भी कार्य कर रही है। मोनिका जी, स्वागत है आपका हमारे शो नमस्ते सिलीगुड़ी। थैंक यू वेरी मच। तो जिस तरह मोनिका से हम बात करेंगे, मोनिका से जिन बातों पर बातचीत होगी, आपको पता ही है कि मैं संजय और इस शो का होस्ट हूं और इस शो को हम लोग लगातार एक लंबे अरसे से चलाए जा रहे हैं। इस शो के माध्यम से कई लोग जो कि सिलीगुड़ी के निवासी हैं, सिलीगुड़ी में रहते हैं, वह सिलीगुड़ी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे सामने आते हैं, इस शो में शामिल होते हैं और चर्चा करते हैं और समाधान पर भी बातचीत होती है। तो आज भी हम मोनिका से बात करेंगे क्योंकि मोनिका का जो दृष्टिकोण है वो ये एक युवा दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण के हिसाब से मोनिका को कैसा लगता है अपना शहर और इसमें क्या बदलाव की आवश्यकता है, किन चीजों की आवश्यकता है, उस पर बात करेंगे। तो मोनिका, सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा हमारा ये शो है, इस शो में हम बात करते हैं सिलीगुड़ी के अंदर जो भी फिलहाल जो उपलब्ध जो हमारे जो संसाधन है उसको ही लेकर और कैसे बेहतर कर सकते हैं। आप एक अधिवक्ता है, आप एक युवा है, युवा पीढ़ी की युवा सोच है आपके अंदर। तो आपको क्या लगता है कि डेवलपमेंट में कितनी बाधा है ट्रैफिक सिस्टम हमारा? देखिए, ट्रैफिक सिस्टम जरूर एक बाधा है, पर ट्रैफिक अगर आप देखा जाए तो टू वे प्रोसेस है। हम व्हीकल्स चलाते हैं और मैनेजमेंट करता है पुलिस, जो भी ट्रैफिक कर्मचारी है। तो ये जॉइंट एफर्ट्स, कोलैबोरेटिव एफर्ट्स अगर हम करें तभी ये प्रॉब्लम का सलूशन दिया जा सकता है। यदि हम ब्लेम करें सिस्टम को और सिस्टम ब्लेम करे पब्लिक को तो इसका सलूशन कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। पर जब जॉइंट एफर्ट्स लिए जाएंगे तो जरूर इसका सलूशन पॉसिबल है। क्या है आपके हिसाब से? मैंने किसी को ब्लेम नहीं किया, मैंने पूछा है कि इस माने तरक्की में बाधा कितना है और इसका समाधान कैसे हो सकता है। दोनों को मिलकर, प्रशासन और पब्लिक दोनों मिलकर कैसे समाधान निकाल। देखिए, जैसे रूल्स तो है बट इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो हमें और जरूरी करना होगा। हमें सोचना होगा कि ये इम्प्लीमेंटेशन हमारे लिए है और हमारे बेनिफिट के लिए है। जैसे हेलमेट का ही रूल आप देख लीजिए, अभी फाइन्स बहुत इंक्रीज हो गए 2019 अमेंडमेंट के बाद, बट अब पहनने लगे। तो वो डर की क्यों आवश्यकता है? जब तक आपको फाइन का डर नहीं है तब तक आप क्यों नहीं पहनते? जब आप सेफ्टी, आपका हेलमेट आपकी सेफ्टी पर्पस के लिए, राइट? तो आपको उस सोच से आगे बढ़ना होगा। सिविक सेंस के मामले में सिलीगुड़ी को क्या सोचते हैं? अगर मान लीजिए 10 नंबर देने हो, 10 नंबर का अगर एक क्रमांक हो तो उसमें कितने नंबर देंगे आप सिविक सेंस के मामले में? देखिए, सिलीगुड़ी बहुत ही एक डेवलपिंग सिटी है, बहुत ही जागरूक है। यहाँ के सभी लोग हर चीज के लिए, कुछ भी समस्या हो वो सल्यूशन ढूंढते हैं। तो काफी हद तक बदलाव आ रहा है। और नंबर देखिए, ये नंबर की बात, अगर हम एग्जैक्ट नंबर दे दे तो वो सोचेंगे हाई नंबर दे दिए, अब हमें बढ़ने की जरूरत नहीं है। लो दे देंगे तो सोचेंगे कि बहुत टाइम लगेगा हाई जाने के लिए। तो अपने आप को हमें नंबर देना होगा कि हमें अब कहाँ जाना है। मेरा ऐसा मानना। मोनिका काफी बचाव कर बात कर रही है क्योंकि अधिवक्ता है, तो उसी आधार पर ये बोल रही है, कम बोल रही है क्योंकि इनका जो पेशा है वहाँ एक कहीं ना कहीं बाध्यता होती है कि जो भी बोल रहे हैं उसमें लॉ के जो फैक्टर्स है उनको मानकर ही बात करनी पड़ती है। मगर मोनिका जी, ये अदालत नहीं है, ये कोर्ट रूम नहीं है, और यह जो जगह है यह है पब्लिक का प्लेटफॉर्म, ये खबर समय का प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आप अपनी बातों को निश्चिंत तौर पर रख सकती है ताकि लोगों को आपकी भावनाएं, आपकी युवा सोच के बारे में पता चले, क्योंकि आप यहाँ एक युवा का प्रतिनिधित्व करते हुए बैठी हैं।
सारे युवा यहाँ नहीं बैठ सकते, मगर आप एक अधिवक्ता भी हैं और एक युवा सोच रखती हैं, तो आप अपनी बातों को यहाँ एकदम बेहिचक रख सकती है, जो कि आपके कारण हजारों जो युवा हैं, सैकड़ों जो युवा हैं, उनकी आवाज बनेगी। अगर हम इंक्रोचमेंट की बात करें, जो मान लीजिए दखल जो अवैध तरीके से दखल हो रखे हैं, फुटपाथ है, ये तो देखिए कहीं ना कहीं मानसिकता जो है, गलत मानसिकता का प्रचार है कि नहीं है? इसको कैसे ठीक किया जाना चाहिए? कैसे, क्या संदेश देंगे आप लोगों को? देखिए, ये एक दिन में तो जरूर ठीक नहीं हो सकता है, बट थोड़ा समय लगेगा, बट ठीक जरूर होगा। सोल्यूशन क्या है इसका, अगर आप कानूनी तौर पे अगर हम पूछे आपसे? जो हॉकर्स का आप बोल रहे हो, हाँ, कानूनी तौर पे इसका क्या हल है? देखिए, हॉकर्स मैनेजमेंट एक्ट भी एक है, हालांकि वो इतना इम्प्लीमेंट नहीं होता है। एक हम बोल सकते हैं राइट टू लाइवलीहुड की अगर तरफ से हम देखा जाए तो हम उन्हें भी अधिकार है अपने जीवन शैली से को चलाने के लिए कुछ काम करना, पर लैंड लिमिटेड है। मगर एक सिटीजन का भी तो अधिकार है। जी जी, सिटीजन का भी अधिकार है, इसीलिए ऐसा सोल्यूशन की इंक्रोचमेंट नहीं हो, उन्हें भी ऐसा प्रोवाइड किया जाए जहां वो व्यवसाय कर सके। अच्छा, आपके पास मोनिका जी मैं एक चीज जानना चाहूंगा, क्योंकि आप एडवोकेट हैं, आप पेशे से वकील हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके पास जो लोग आते हैं, साधारण तौर पे हमारे जो इंडिया में जो लिटरेसी लेवल है वो अभी काफी अच्छा ही है आज के दौर में, अगर देखा जाए तो आंकड़ों की बात में मैं नहीं जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि लोगों को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है? लोग, आम जो जनता है वो अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है? सिलीगुड़ी की जनता में आपको क्या दिखता है अपने अधिकारों को लेके, कानूनी अधिकारों को लेकर, छोटी छोटी चीजों को लेकर जानकारी है? मेरा ऐसा मानना है, जहां तक मैं अपनी पर्सनल राय कह सकती हूँ, जनरलाइज नहीं कर रही हूँ, मुझे लगता है कि काफी कम है लोगों को नॉलेज, लीगल नॉलेज अगर स्पेसिफिक कहा जाए। जो जनरली चीजें होती है, कहीं सुनी बातों पे लोग भरोसा कर लेते हैं, बट आप जब लॉ में डीपली जाओ तो बहुत सारी बारीकियां होती है, तो उस चीज की नॉलेज हर किसी को नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग एडवोकेट्स, एज एडवोकेट्स, हम उसे आपको सही नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। काफी बार ऐसा होता है कि आप कुछ भी सोशल मीडिया में देख लेते हो, उसे लॉ मान लेते हो, बट काफी जरूरी नहीं है वो सटीक राय हो, तो आप जरूर गूगल बाबा की मदद लेकर जो जानकारी मिलती है उसको ही आप माने सच मान लेते हो, ऐसा भी हो? देखिए, गूगल में भी जैसे काफी सर्च इंजिन्स है, वेबसाइट्स है, तो आप ऑथेंटिक वेबसाइट्स जो भी है उसे फॉलो करें, जैसे गवर्नमेंट की इशू की हुई गाइडलाइंस को फॉलो करें, जो ऑथेंटिक लोग प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन को आप सोचे समझे चार चीजों में वेरीफाई करें, तो आप एक इंफॉर्म्ड नागरिक बनेंगे। आरटीआई का जो मामला है, आरटीआई की अगर बात करें, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो उस मामले में भी क्या जागरूकता देखने को मिली है आपको? सिलीगुड़ी के अंदर में लोग करते हैं ऐसा, आरटीआई करते हैं जानकारी लेने के लिए कि क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ऐसा आता है आपको? देखिए, पर्सनली मैंने आरटीआई से रिलेटेड अभी नहीं किया है कुछ इतना डीप वर्क, बट है जरूर, जानकारी लोगों को है। और राइट टू इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या है, जो आपको आपको सरकार ने अधिकार दिया गया है कि ये चीजों, सरकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप उन्हें रिस्पॉन्सिबल बना सकते हो, उसे अकाउंटेबल बना सकते हो। तो जब तक आप जानोगे नहीं तो आप कैसे अपने राइट्स के लिए बोलोगे? तो पहले आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का एक प्रोसेस है वो। तो हम मोनिका से बात इसलिए कर रहे हैं, लॉ के बारे में इसलिए बात करें क्योंकि आपको पता होगा जिस विभाग से लोग आते हैं, जिस बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनसे हम बातें करते हैं। अब हम बात करते हैं मोनिका जी के साथ में, जिसमें ये एक्सपर्ट है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईआरपी, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्योंकि ये दर्शकों, ये भी आपके लिए भी सुनने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस शो में पर्यावरण से रिलेटेड बात करते हैं, अपने जो सिलीगुड़ी शहर है इसके बारे में बात करते हैं कि इसका बैलेंस कैसे बनाया जाए, पर्यावरण का बैलेंस कैसे बनाया जाए, इसे हरा भरा कैसे किया जाए, या साफ सुथरा कैसे रखा जाए, प्लास्टिक मुक्त कैसे किया जाए। तो हम जानेंगे ईआरपी आखिर है क्या, या ईपीआर क्या है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि ये आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, क्योंकि हम सब इन्वायरमेंट का एक पार्ट है। तो हम जितना इन्वायरमेंट को देते हैं, जितना अच्छा हम उन इन्वायरमेंट के लिए करेंगे, उतना ही अच्छा हमें मिलेगा। सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि हम आज एज यूथ या फिर एज एडल्ट्स आगे वाली जनरेशन के लिए क्या करना चाहते हैं। जैसे
हम LIC बनाते हैं बच्चों के लिए, वैसे अगर हम इन्वायरमेंट को आज प्रोटेक्ट करेंगे तो वो आने वाली जनरेशन के लिए एक LIC का रूप है। तो जी, वो इन्वेस्टमेंट है, और अगर हम आज डैमेज करेंगे एनवायरनमेंट को तो वो रिटर्न कभी नहीं आ सकता है। हम चाह कर भी 10, 20, 30 सालों में भी उसे ठीक नहीं कर सकते अगर आज हमने वो सही कदम नहीं उठाए। तो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन की नीड सबसे पहले समझनी जरूरत है। उसके बाद बिहेवियरल चेंज और डे टू डे लाइफ में जो डेली चेंजेस हमें लाने होंगे, क्योंकि एक दिन से के चेंज और छोटे छोटे चेंज से भी बहुत फर्क पड़ने वाला है। जनरली क्या होता है, हम सोचते हैं हम खराब कुछ कर रहे हैं, मेरे अकेले के खराब करने से क्या फर्क पड़ जाएगा, क्या बुरा हो जाएगा। या ऑपोजिट सोच क्या होती है, मैं अकेला कितना अच्छा कर लूंगा पूरे संसार के लिए। बट इस सोच को हमें ऐसे देखना होगा कि मेरे इंडिविजुअल एफर्ट से कलेक्टिव एफर्ट होता है। हर एक इंडिविजुअल जब एफर्ट करेगा तो एक कलेक्टिव एफर्ट से चेंज जरूर आएगा, और यूथ चेंज का की परिभाषा है। की है चेंज की। जी, अब इसके आगे चलते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप थोड़ा सा विस्तार से बताएं, सॉल्यूशन क्या है? देखिए, जैसे एनवायरनमेंट को बहुत इफेक्ट हो रहा है प्लास्टिक वेस्ट के इम्प्रॉपर डिस्पोजल की वजह से, तो इसीलिए गवर्नमेंट ने गाइडलाइंस लाई है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की तरफ से ये गाइडलाइन इशू की गई है। सबसे पहले मैं बता दूं, एक प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट है, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2016 का, जो कि 18 मार्च 2016 में इफेक्ट में आया था। पर अभी 2022 में एक अमेंडमेंट हुआ है जो कि बहुत ही यूजफुल है हम सभी के लिए, स्पेशली जो प्रोड्यूसर्स है, इंपोर्टर्स है, ब्रांड ओनर्स है, प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स है। तो ये नोटिफाई किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इश्यू किया है, और फरवरी 16, 2022 से ये लागू हो चुका है। तो इसके तहत हम इसका इफेक्ट क्या होगा, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है हम गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है कि आप जो प्लास्टिक वेस्ट, पैकेजिंग वेस्ट क्रिएट कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, या प्रोड्यूस कर रहे हो, या मार्केट में आप ला रहे हो, तो आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि आप उसे प्रॉपर वे में रिसाइकल करो, ताकि वो लैंडफिल्स में ना जाए, ताकि उसे हेल्थ हैजार्ड्स ना हो पब्लिक को, ताकि और मैराइन पोल्यूशन तो आप बहुत ही बड़ा इशू है, क्योंकि वो सारा डिस्पोजल एंड ऑफ द डे वाटर में या लैंड में होता है, और उसे वाइल्ड लाइफ, मरीन लाइफ सभी इफेक्ट होती है, और एंड ऑफ द डे सब इफेक्ट हम पर ही होने वाला है। क्लाइमेट चेंज जो कि रियल प्रॉब्लम है, वो सब इन्हीं छोटी छोटी चीजों की वजह से हो रही है। तो ये जो आपने कहा कि प्रोड्यूसर्स की बात जो आपने कही, प्रोड्यूस जो हो रहे हैं, इनका कोई आंकड़ा बन रहा है क्या कि कितना प्लास्टिक प्रोड्यूस हो रहा है? इसका कोई आंकड़ा बन रहा है स्पेसिफिक? जी देखिए, जैसे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया, धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा रजिस्टर भी कर रहे हैं। तो अगर मैं आंकड़े की बात करूं तो अभी 22-23 के टारगेट्स हमें, मतलब इंडिया में हमें डिस्पोजल टारगेट्स मैं बताऊंगी जो अभी हुए नहीं है, तो हमें लगभग 30,000 प्रोडक्शन हो चुका है। जी, तो लगभग 30,000 टन का प्लास्टिक हमने जनरेट कर चुका है। जी, 30,000 टन का प्लास्टिक प्रोड्यूस हो चुका है, जिसको कि एक टारगेट रखा गया जिसको डिस्पोजल करने का। डिस्पोजल कितना अभी तक हुआ है? 2022 के आंकड़े बता रहे। जी, डिस्पोजल का डेटा वैसे परफेक्ट अभी नहीं है। तो जैसे अब अगर मैं रजिस्ट्रेशन की बात करूं तो करीबन 18,000 लोगों ने, इंपोर्टर्स ने रजिस्टर कर लिया है इस पोर्टल पे। उसके बाद करीबन 4,000 लोगों ने, प्रोड्यूसर्स ने रजिस्टर किया है। तो उसके बाद ब्रांड ओनर्स की अगर मैं बात करूं तो करीबन 2,000 लोगों ने रजिस्टर कर चुके हैं वो। साथ ही अगर मैं प्रोसेसर्स की बात करूं तो करीबन 2,000 लोगों ने रजिस्टर कर दिया है, जो प्रोसेस करते हैं, जो रिसाइकल करते हैं एंड में है। जी, तो धीरे धीरे आंकड़े बढ़ रहे हैं। रिसाइकिल के कोई आंकड़े आए हैं अभी तक? कितना रिसाइकिल हुआ है? नहीं, इस बारे में जैसे अगर मैं नॉर्मली टेरी का एक डेटा था जो CPCB वेबसाइट में था, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो करीबन 3.4 टन प्लास्टिक हम जनरेट करते हैं एवरी ईयर। तो फिर 3.4 मिलियन टन्स प्लास्टिक हम जनरेट करते हैं।
उसमें से करीबन 30% ही हम रिसाइकल करते हैं। 30% जी, बाकी रह जाता है। बाकी रह जाता है। बाकी या तो लैंडफिल्स में चला जाता है या तो वाटर वेज में चला जाता है, मतलब उसका सही डिस्पोजल नहीं हो पाता है। तो ये जो इस पोर्टल में जो रजिस्ट्रेशन करते हैं उसके बाद रिसाइकिल का इसमें क्या क्या सिस्टम और कैसे कर सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट है पूरी तरह? जी नहीं, ये वैसे चार्जेस है इसकी, गवर्नमेंट फीस जो है रहती है वो है, चार्जेस है इसमें। पर इसका प्रोसेस क्या है, वो सब कैसे रजिस्टर करना है या किन्हें रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, इससे रिलेटेड अगर किसी को बस इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप प्रोवाइड कर सकती हूँ। तो दर्शकों, अगर आपको इसकी जानकारी लेनी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। मोनिका अपने सोशल हैंडल से आपकी क्वेरीज को समाधान, आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेगी। इनका कोई चार्जेस नहीं है इस सलाह के लिए। ये कह रही है पूरा प्रोसेस आपको बता देगी किस तरीके से होता है। वैसे मैं एक बार दिखा दूं आपको, ये पोर्टल जो है ये गवर्नमेंट का पोर्टल है ना जी। ये गवर्नमेंट का एक पोर्टल है जो कि मोनिका दिखा रही, ये वाला है ना, ये सेंट्रल पोल्यूशन ये एक पोर्टल है जो आप देख पा रहे होंगे हमारे स्क्रीन पर। यह पूरा हमारे स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। इस पोर्टल का मैं आपको बता भी देता हूं कि ये है EPR plastic.cpcb.gov.in। हम इसका लिंक भी आपको शेयर कर देंगे हमारे इस सेशन के दौरान। इस सेशन के बाद हम इसका एक लिंक भी शेयर कर देंगे जिसमें आप जाकर देख सकते हैं। यह एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। और जिसके बारे में अगर ज़्यादा आपको नॉलेज लेनी हो तो आप मोनिका से आप हमारे इस कार्यक्रम के दौरान भी आप अपने प्रश्न रख सकते हैं। अगर हमारे पास आपके प्रश्न आते हैं तो हम मोनिका से पूछेंगे और आपको बता भी देंगे, उसका समाधान भी बताएंगे। इसके अलावा भी मोनिका से पर्सनल चैट करके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो मोनिका, इसमें सिलीगुड़ी से कितने लोगों ने किया है, कुछ आइडिया है अभी तक? आपके पास कितने लोग आए हैं? मेरे पास तकरीबन 50 लोगों ने क्वेरी की है जी। रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, क्वेरी की है? हाँ जी, क्वेरी की है। मैंने उन सबको जानकारी दी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको जरूर करना चाहिए अगर आप एलिजिबल क्राइटेरिया में फॉल करते हो। तो एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूँ तो आप प्रोडक्ट की नहीं बात हो रही है यहाँ पे पोर्टल का रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है पैकेजिंग के लिए, क्योंकि पैकेजिंग भी एक बहुत हाई क्वांटिटी में आ रहा है। अराउंड 40% पैकेजिंग वेस्ट है, प्लास्टिक वेस्ट, टोटल प्लास्टिक पैकेजिंग वेस्ट। मतलब अगर मैं समझने की कोशिश करूं तो ये जो किसी भी तरह के जो सामान है, जो उपभोक्ता के जो सामान है, वह जो डिलीवरी होते हैं उसमें जो पैकेजिंग का यूज होता है उसकी आप बात कर रहे हैं? जी, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए कहूँ तो आप कोई क्लोथ्स इंपोर्ट कर रहे हो या फिर आप शूज इंपोर्ट कर रहे हो और आप आउटर लेइंग उसे प्रोटेक्ट करने के लिए प्लास्टिक यूज कर रहे हो, तो वो आपको भी रजिस्टर करना होगा इस पोर्टल में। इसका मतलब कहने का मतलब जो डिलीवरी के जो पैकेजिंग की जो संस्थान है, या फिर मैं यूं कहूं कि जो कुरियर है, या फिर जो बड़े लार्ज स्केल में काम करते हैं, उन्हें करने की आवश्यकता है। कुरियर को नहीं, जैसे कि आप प्रोड्यूसर है, आप कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका, आप वहां पे पैकेजिंग कर रहे हो तो आपको जब जरूरत है, या आप इंपोर्टर है जो प्रोडक्ट यूज कर रहे हो उसके साथ पैकेजिंग यूज हो रही है प्लास्टिक की, जी, पैकेजिंग के लिए आप प्लास्टिक यूज कर रहे हो तो आपको करने की आवश्यकता है। अगर आप ब्रांड ओनर्स हो तो आपको आवश्यकता है, अगर आप प्रोडक्ट्स में अपने किसी भी प्रोडक्ट में पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक को यूज कर रहे हो। इसमें कोई फाइन भी है क्या? कोई ऐसा कोई प्रावधान है कि करना ही पड़ेगा, अनिवार्य की कोई लॉ है, ऐसा कोई लॉ है जिससे अनिवार्यता हो कि हाँ करना ही होगा? देखिए, ये खुद ही एक रूल्स है, तो रूल्स के अंदर EPR गाइडलाइंस दी गई है, तो ये एक तरह से सरकार के लिए हम सब के लिए मैंडेटरी गाइडलाइंस ही है सरकार की तरफ से कि हमें रजिस्टर करना है अगर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फॉल कर रहे हैं जी। दूसरी बात, जैसे पल्यूटर्स पे प्रिंसिपल एक बहुत ही अहम प्रिंसिपल है। हम जब पल्यूट करते हैं तो हमें उसके लिए पे करना होगा, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, काफी केसेस में ये बोला गया है जी। तो उसके तहत भी अगर आप टारगेट्स मीट नहीं करते हो बाद में तो उसके लिए भी फाइन्स है। साथ ही जैसे कि
आप जैसे अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप उस बिजनेसमैन से डील नहीं करना चाहिए आपको। ये लिखा गया है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया में फॉल कर रहे हो पर आप रजिस्टर नहीं कर रहे हो तो सामने वाला पर्सन को डील नहीं करना चाहिए आपके साथ। ये तो खैर एक इसकी बात है, मगर इसमें इम्प्लीमेंट कितना किया जाता है या इम्प्लीमेशन कितना होता है ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर साधारण भाषा में बात करें तो अगर सरकार प्रेशर ना दे तो कोई इम्प्लीमेशन अगर वो क्राइटेरिया में फॉल भी करता है तो भी वो बचने की कोशिश करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जो उत्पादन है या उसकी जो क्वांटिटी है वह कहीं ना कहीं सरकार की नज़र में आएगी और टैक्स की लाइबिलिटी उसकी बढ़ती जाएगी, इस वजह से वो बचने की कोशिश करेगा। नहीं, देखिए अगर आप एनवायरनमेंट कॉन्शियस है और आप सभी सही से काम कर रहे हो अपना बुक्स के लिए, आप सभी आपका ऑब्वियसली आप सही से मैनेज कर रहे हो तो आपको ज़रूर करना चाहिए और ये सभी को ही करना चाहिए। तो मोनिका जी बता रहे हैं कि ये करने की आवश्यकता है जिससे कि आप इन्वायरमेंट को सेफ रख सकते हैं, बचा सकते हैं। ये तो हो गई एक ईपीआर की जो आपने बात बताई। अब अगर हम बात करें जिस तरह से हमारे जो सिलीगुड़ी शहर में आपने देखा होगा, आप शायद बचपन से यही हैं, तो आप बचपन से और अब युवा हो गई हैं, मगर सिलीगुड़ी शहर जिस तरह से ग्रोथ कर रहा है, जिस तरह से बढ़ रहा है, एक्सटेंड हो रहा है, इसकी जो दिशा है वो वह भी बढ़ती जा रही है, मगर यहाँ पर आपने देखा होगा कि पेड़ पौधों की संख्या काफी कम हो गई है। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, क्या समाधान होना चाहिए आपकी नजर में कि उसको बैलेंस किया जा सके? देखिए पेड़ पौधे की संख्या कम तो हम जितना लगाएंगे उसके बाद ही बढ़ेगी। तो जैसे अगर आप रोड मैनेजमेंट सिटी प्लान जो होता है तो सिटी प्लान में वो इंकॉर्पोरेट करना होगा एरियाज जो ग्रीन एरियाज है, तो उस तरह से हम परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं। सिटी प्लान के अंदर ही डाल जी, सिटी तो अनप्लान्ड है। वही एक बड़ी समस्या है जिससे हमें जूझ रहे हैं और हम आगे जरूर इससे निकलेंगे, क्योंकि सिलीगुड़ी ने ऐसा नहीं है कि सिलीगुड़ी समस्या को इग्नोर करती है। सिलीगुड़ी एक ऐसा शहर है जहाँ सब आगे बढ़ते हैं, समस्या को आइडेंटिफाई करना ही सबसे बड़ी पहल है मेरा मानना है। जब आप समस्या को आइडेंटिफाई करते हो तब जाके आप सेकेंडरी प्लान है कि आप सोल्यूशन की तरफ बढ़ोगे। तो आइडेंटिफिकेशन भी एक रियलाइजेशन जब आपको होता है तो आप जरूर आगे बढ़ के उसका सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हो। तो बता रहे हैं मोनिका जी कि किस तरह से सॉल्यूशन की तलाश रहती है सिलीगुड़ी वासियों को भी, सिलीगुड़ी वासी भी सोचते रहते हैं सॉल्यूशन के बारे में। मोनिका जी आप एक यूथ है और युवा हमेशा स्पोर्ट्स के प्रति भी उनका आकर्षण होता है, क्योंकि एक युवा के अंदर जो जोश होता है उसे कहीं ना कहीं कन्वर्ट वो स्पोर्ट्स की तरफ करता है, और यही एक एज होती है जिस समय युवा स्पोर्ट्स में भी अपना कुछ ना कुछ कीर्तिमान हासिल करते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकले हैं। रिद्धिमान शाह की बात करें, ऋचा घोष की बात करें, महिलाओं में और भी बहुत सारे स्पोर्ट्स के हैं, और टेनिस के लिए भी यहाँ पर जाना जाता है। बहुत अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन निकले हैं। तो यहाँ जो स्पोर्ट्स की अभी फिलहाल जो आवश्यकता है, आपको लगता है कि यहाँ कोई बढ़िया एक मैदान की आवश्यकता है, खेल के मैदान की आवश्यकता है? स्पेशली अगर मैं बात करूं क्रिकेट के लिए, तो क्या लगता है आपको? आप भी स्पोर्ट्स में रुचि रखती हैं? नहीं, स्पोर्ट्स में वैसे मैं रुचि रखती हूँ, पर्सनली मैं उतना नहीं खेलती हूँ। तो स्पोर्ट्स की अगर जहाँ तक बात की जाए तो उसके लिए हमें स्टेडियम्स की आवश्यकता ज़रूर है, क्योंकि नेशनल लेवल्स, स्टेट लेवल्स के लिए खेलने के लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। वो पूरा इन्वायरमेंट आपको चाहिए होता है कि आप वहाँ तक ओलंपिक्स तक जाओ। तो उसके लिए ट्रेन करने के लिए आप जब सिलीगुड़ी के वासी हो तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े और आप यहीं रह के भी ट्रेन कर सको, ऐसी रिक्वायरमेंट ज़रूर है सिलीगुड़ी में। तो मोनिका जी बता रहे हैं कि रिक्वायरमेंट तो है। मोनिका जी आपको और क्या लगता है कि सिलीगुड़ी जो हमारा जो शहर है, आप तो इतने दिनों से देख रहे हैं, आपने यहीं पढ़ाई की, यहीं पे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं लॉ की, तो क्या लगता है आपको कि क्या है ऐसी चीज जिसको कि हम तुरंत बदलाव करने की आवश्यकता है? मेरा मानना है कि ये हमें ट्रैफिक मैनेजमेंट पे बहुत बदलाव करने की ज़रूरत है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मैनेजमेंट अभी उतना नहीं है जहाँ तक दिख रहा है, और इसके लिए रेगुलेशंस से भी ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन प्लस ये व्हीकल्स का जो लेन रहता है उसे हमें राइट करना होगा। जी, जैसे बड़े व्हीकल्स के लिए लेन और
टोटोस के लिए ले लेन, तो उससे ताकि ट्रैफिक एक प्रॉपर वे में चले, उसके ताकि ये नहीं हो कि मतलब सब एक दूसरे के लेन को क्रॉस करने की वजह से स्लो डाउन नहीं हो ट्रैफिक, तो पेस इंक्रीज रहे, उसके लिए आवश्यकता है लेन्स की। तो मोनिका जी बता रहे हैं कि लेन्स की आवश्यकता है, डिवाइड करने की आवश्यकता है, स्लो और फास्ट व्हीकल और पेडिस्ट्रियन। अगर पेडिस्ट्रियन की बात करें तो फिलहाल तो हमारे पास पेडिस्ट्रियन के चलने के लिए तो जगह है ही नहीं, क्योंकि फुटपाथ तो पूरी कैप्चर हो चुके हैं। जी, फुटपाथ अगर मैनेज हो तो एक्सीडेंट्स रेट भी बहुत हद तक कम किए जा सकते हैं, ये मेरा मानना है। तो फुटपाथ को मैनेज करने की जरूर आवश्यकता है। बात को मैनेज करने की जरूर आवश्यकता है। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि सिलीगुड़ी में, मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, ये एक स्वाभाविक चीज है कि सिलीगुड़ी की जो वृद्धि है, जो विकास है, वो जिस तेजी से हो रहा है, या फिर यहाँ की जनसंख्या की अगर बात करें तो जिस तेजी से विकास हो रहा है, उस हालात में यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कहीं ना कहीं चरमरा रहा है, कहीं ना कहीं चरमराता हुआ दिख रहा है। फाइन तो कटता है लोगों के, ट्रैफिक की जो सिस्टम है, जो नियम है, उसके तहत लोगों का हेलमेट के लिए चालान कटता है, सीट बेल्ट के लिए चालान कटता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए चालान कटता है। मगर प्रश्न यह भी उठता है कि यह जो चालान कटता है, इस चालान के कटने के बाद जो ये राशि जाती है वह कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के हमारे ही घरों से जाती है और हमारे ही कंट्रीब्यूशन से जाती है। उसके बावजूद क्या इस पैसे से हमें जो आवश्यक विकास की आवश्यकता है वह हो पाता है? इसके लिए क्या सरकार या प्रशासन कुछ सोच रही है? क्योंकि इनका एक टारगेट होता है कि सिस्टम को बनाए रखने के लिए चालान की भी आवश्यकता होती है, जैसा मुझे मालूम है। मगर क्या हमें सड़कों की आवश्यकता नहीं है? क्या हमें सुचारू रूप से शहर में चलने के लिए हमारी एक नागरिक की जो डिमांड होती है, जो अधिकार होता है, वह नहीं मिलना चाहिए? आपको नहीं लगता कि हमें भी आवश्यकता है ढंग से चलने की? हमें भी एक रास्ता चाहिए बढ़िया से बढ़िया। क्योंकि 2 दिन पहले ही मेरे एक मित्र से बात हो रही थी, तो वो काफी पैसे वाले बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। पैसे वाला होना कोई गुनाह नहीं है, गरीब होना भी कोई गुनाह नहीं है, मध्यम वर्गीय होना भी कोई गुनाह नहीं है। ये सभी चीजें एक प्रक्रिया के तहत आती है और लोगों का अपना अपना एक विजन होता है। तो उनसे जब मेरी बात हुई थी तो वह बाइक से चल रहे थे। तो मैंने उनसे कहा क्या बाइक से क्यों चलते हैं? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं बोला कि आप तो कोई भी गाड़ी लेके आ सकते हो बढ़िया से बढ़िया। तो उन्होंने कहा कि देखो, गाड़ी तो मैं BMW भी ले आऊं, लेकिन चलना तो मुझे इसी सड़क पे पड़ेगा। तो बोला यहाँ उस तरह की चलने की प्रोविजन ही नहीं है, तो मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके करूं क्या? तो मैं बाइक से ही चलना पसंद करूंगा। तो ये एक कहीं ना कहीं मेंटेलिटी आ रही है। मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ये इस सोच को बदलने के लिए हमें प्रशासन को भी आवश्यकता है कि आगे आए। आप क्या बोलते हैं? देखिए, आपका ये कनेक्टेड है प्लास्टिक से। फिर मैं क्यों ये कह रही हूँ, क्योंकि अगर आप लैंड लिमिटेड है, आप सभी प्लास्टिक को ऐसे ही फेंक देंगे तो वो कभी रिसाइकल नहीं होगा। और सभी लैंड में अगर प्लास्टिक होगा तो आप कहाँ जाओगे, रोड्स कहाँ बनेंगे? दूसरी बात, अगर एंड ऑफ लाइफ हमें प्लास्टिक करना है, तो अभी हम टेक्नोलॉजिकली ऐसे डेवलप भी हो रहे हैं कि एंड ऑफ लाइफ प्लास्टिक को हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं। तो वो भी एक सोल्यूशन है प्लास्टिक को एंड करने का। लेकिन आपने जो बात कही, मैं आपकी बात को समझ गया, लेकिन नॉर्मल लाइफ में तो हम सारे कोई प्लास्टिक यूज कर रहे हैं। अगर हम सब्जी लेने जाते हैं तो भी हम प्लास्टिक मांगते हैं, डिमांड करते हैं हम। देखिए, वही प्रोड्यूसर्स को हम ब्लेम दे रहे हैं, लेकिन डिमांड वर्सेस सप्लाई का एक रूल है, जो नियम होता है बिजनेस में, डिमांड वर्सेस सप्लाई। तो डिमांड है इसलिए सप्लाई हो रही है। देखिए, आप कभी भी घर से बाहर निकले तो 3 चीजों का याद करें, 3 R's। रिड्यूस, आप सबसे पहले रिड्यूस करें अपना प्लास्टिक लेना। आप जहां तक हो प्लास्टिक के अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो? छोटे छोटे स्टेप्स, जैसे आप कैरी बैग क्लोथ के लेके बाहर निकलो तो आपको प्लास्टिक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाहर से। कैसे लेके निकलेंगे? क्योंकि मोबाइल रहता है 3-3 4-4 हाथ में, तो इतना भारी कैरी बैग कैसे लेंगे? देखिए, अगर हमारा प्लानेट एक ही है, हमें इसी प्लानेट में हमें भी जीना है और हमारी आगे वाली पीढ़ी को भी जीना है। आप कितने मोबाइल यूज करते हैं? मैं सिंगल मोबाइल यूज करते हैं। आप क्या बैग खुद कैरी करते हैं? अगर इंस्पिरेशन की बात करें, आप बाजार जाते हैं तो आप कैरी करते हैं बैग? जी, अगर खाली बोलने से तो नहीं होगा चेंज। मैं खुद करूंगी तभी मुझे देख के 4 लोग करेंगे, तभी आगे बढ़ेगा ये। तो मैं जरूर कोशिश करती हूँ, मैं हमेशा कैरी करती हूँ बैग्स। मोनिका जी बहुत अच्छी बात कह रही हैं और बता रही हैं कि इंस्पिरेशन की बात है कि ये खुद बैग कैरी करें। ये अभी भी जब आई हैं तो इनके साथ एक बैग है
हैंड बैग है इनका जो कि ये कैरी कर रहे हैं, मगर ये तो लेडीज बैग है। और अगर हम बाजार की बात करें तो मुझे लगता है कि आपको ये भी इंस्पिरेशन देना चाहिए। और आप काफ़ी सोशल मीडिया में भी एक्टिव हैं, मुझे लग रहा है कि आप एक्टिव हैं सोशल हैंडल में, फेसबुक वगैरह में आप एक्टिव है। तो मुझे लगता है कि आपको एक प्रयास करना चाहिए, जो मेरी तरफ से अमृत भोग राइस नमस्ते सिलीगुड़ी की तरफ से एक अपील है, क्योंकि आप एक अच्छा कार्य कर रही है, एक अच्छे विजन पे हैं। तो आप कम से कम ये प्रयास कीजिए कि आप जब भी मार्केट जाते हैं, जहां जा रहे हैं उस मार्केट में कम से कम आप ये अपील कीजिए, दो लोगों से बात कीजिए, उन्हें बताइए कि आपके मोबाइल से ज्यादा जरूरी आपका एक कैरी बैग लेके आना घर से ज्यादा जरूरी है। माने कैरी बैग नहीं, एक झोला लेके आना ज्यादा जरूरी है। और उसकी फोटो आप जब जाते हैं तो आप कम से कम उन लोगों की फोटो खींच के अपने सोशल हैंडल पर डालिए, ताकि इंस्पिरेशन मिले, लोग ये सीखें। जी जरूर, मैं इसे अमल में जरूर लाने की कोशिश करूंगी। तो मोनिका जी के साथ हम बात कर रहे थे और हमने जाना इनसे कि किस तरह से हम लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकते हैं, साथ साथ हम कैसे अपने शहर का भला कर सकते हैं, कैसे अपने आने वाले पीढ़ी का भला कर सकते हैं। मोनिका जी, ये कार्यक्रम हमारे बाहर के जो दर्शक है वह भी देखते हैं, काफ़ी टूरिस्ट भी सिलीगुड़ी आते हैं। भले ये ट्रांजिट पॉइंट के रूप में माना जाता है, बिजनेस के लिए आके रुकते हैं, मगर टूरिस्ट के लिए ये ट्रांजिट पॉइंट है। मगर फिर भी मैं ये कहूँगा, लोग आते हैं यहाँ पर, एक अच्छी यादगार लेकर जाते हैं, यहाँ से घूम कर फिर कर जाते हैं। आप हमारे दर्शकों को नमस्ते सिलीगुड़ी कह के अगर कोई अपील करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जी, मैं ये कहना चाहूंगी कि देयर इज नो प्लैनेट बी। तो आप सिलीगुड़ी में जब भी आए या सिलीगुड़ी में है, आप सभी का बहुत स्वागत है। आप इस शहर की खूबसूरती को जरूर देखें, और अगर आप जहाँ भी जाए आप वहाँ के लिए कुछ अच्छा छोड़ के जाए, ना कि प्लास्टिक वेस्ट। क्योंकि और दूसरी बात, प्रोड्यूसर्स की अगर मैं बात करूँ इस रजिस्ट्रेशन से, तो उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन नहीं होने वाला इस रजिस्ट्रेशन से। तो वो घबराए नहीं, घबराने से पहले वो समझे कि सरकार ने अगर कुछ किया है तो क्या क्या कंप्लायंसेस है, कैसे क्या है, और उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या है। आफ्टर इफेक्ट्स हमारी जनरेशन के लिए ही है, हमारी शहर को खूबसूरत बनाने के लिए है। ये लैंडफिल्स में ना पड़ा रहे प्लास्टिक, इसीलिए प्रोड्यूसर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि वो रिसाइकल करे। तो रिसाइकल होगा, रिड्यूस होगा, रीयूज होगा, तो प्लास्टिक वेस्ट की संख्या बहुत हद तक कम होगी। तो इससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, जैसे सॉइल पोल्यूशन, इन सब से बचाया जाएगा। तो आप जैसे ये आप समझ सकते हो, स्वच्छ भारत अभियान के जैसा ही है। आप जैसे फीस देते हो किसी भी चीज को, अच्छा आप सर्विस लेने के लिए, आप एक अच्छा सुंदर इन्वायरमेंट के लिए सर्विस दे रहे हो। आज की डेट में अगर कोई शहर पोल्यूटेड है तो आप नहीं जाना चाहोगे उस शहर में। वैसे ही सिलीगुड़ी को आप सुंदर रखोगे तो ऑब्वियसली सब आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा और आपका ही फायदा होने वाला है। तो ये थी मोनिका अग्रवाल, जो कि पेशे से अधिवक्ता है और सोशल एक्टिविस्ट है, ईपीआर पर काम कर रही है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, जिसके बारे में इन्होंने बताया। और अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट सेक्शन में देखिएगा, हम उस जो गवर्नमेंट की जो रजिस्टर्ड वेबसाइट है उसकी लिंक भी हम डालेंगे। और आप अगर कोई सुझाव लेना चाहते हैं इस संबंधित, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। मोनिका जरूर उसका समाधान करने की कोशिश करेगी या आपको सहयोग करने की कोशिश करेगी, ये मोनिका जी ने अभी कहा है हमसे। और इस कार्यक्रम में लगातार हम एक बात पर चर्चा करते आ रहे हैं, वह है हमारे सिलीगुड़ी शहर को बेहतर और ज्यादा विकसित करने की। जहां जहां हम हो सकता है, जिन जिन जगहों पर जो अच्छा है उसकी हम बड़ाई कर रहे हैं, जो जहां पर सुधार की आवश्यकता है उसको भी हम चिन्हित करके इस कार्यक्रम में जो दर्शक देखते हैं, जो मेहमान आते हैं, उनसे हम चर्चा जरूर करते हैं। और इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यह भी कहना चाहूंगा, अगर आप दर्शकों में किसी तरह का सोच है कि हम आकर इस कार्यक्रम के माध्यम से एक सुझाव देना चाहते हैं, कुछ बेहतर सुझाव देना चाहते हैं, जिससे सिलीगुड़ी में हो सकता है थोड़ा ही बदलाव हो, लेकिन उससे कम से कम एक आशा की किरण दिखे, तो आप जरूर हमसे संपर्क कीजिएगा। हमारे जो ऑफिशियल नंबर है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा, अपना डिटेल्स दीजिएगा, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और आपको जो भी अपॉइंटमेंट रहेगा इस कार्यक्रम में आने का, क्योंकि इस कार्यक्रम में फिलहाल एक हफ्ते के लिए एडवांस बुकिंग रहती है। लोग आते हैं इस कार्यक्रम में, पहले से निर्धारित हो जाता है, इसलिए आप अपना जो डिटेल्स है वो व्हाट्सएप में, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप में डाल दीजिएगा,
उसके बाद हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और आपको एक निश्चित जो डेट है, तय डेट है, उस डेट के बारे में बता देगी और बाकी जो डिटेल्स है वो आपको मिल जाएगी उसी ऑफिशियल व्हाट्सएप के जरिए। तो आप हमारे इस कार्यक्रम को यूं ही देखते रहिए और फिर हम आपके सामने सोमवार को हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए हर समय खबर समय। धन्यवाद।